Brought to you by Infinix. भारत के पड़ोस से एक फोन कॉल गया और यूरोप से लेकर अमेरिका तक हंगामा मच गया। कईयों की नींद उड़ गई। कहा जाने लगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को ये कॉल करने वाला शख्स ही रोक सकता है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो समझिए अमेरिका के दिन लद गए। आज के शो में हम इस फोन कॉल की कहानी सुनाएंगे और जानेंगे इस कॉल से अमेरिका हैरान परेशान क्यों है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Infinix. तारीख 26 अप्रैल 2023। जगह यूक्रेन की राजधानी कीव का प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर दिन धुंधला होने लगा है। स्ट्रीट लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं लेकिन उनमें पहली जैसी ताजगी नहीं है। सायरन के इशारों पर जलती बुझती लाइटों का चेहरा बोझिल हो गया है। पिछले 14 महीनों से युद्ध से जूझ रहे मुल्क में हर तरफ उदासी का कब्जा है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, पैलेस के अंदर का माहौल बेरंग होता जा रहा था। कहाँ पर कितने लोग मरे, किन फैमिलीज़ को दुखद खबर देनी है, कहाँ और सैनिक भेजने हैं, किसने कितनी मदद का वादा किया है, किस देश ने हमारे बारे में क्या कहा है, इस तरह की रिपोर्ट तैयार करना प्रेसिडेंशियल पैलेस की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। 26 अप्रैल को भी ऐसी ही गहमा गहमी मची थी। इसी बीच में राष्ट्रपति के कमरे में रखा टेलीफोन शोर करने लगा। जो नंबर सामने फ्लैश हो रहा था वो युद्ध के बाद से कभी नहीं दिखाई दिया था, इसलिए वहां मौजूद लोगों के चेहरों पर हैरानी साफ साफ झलक रही थी। खैर, ये फ़ोन उठाया गया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मिस्टर प्रेसिडेंट वांट्स टू टॉक टू मिस्टर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अबाउट द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, यानी हमारे राष्ट्रपति आपके राष्ट्रपति से बात करना चाहते हैं रूस के साथ चल रहे विवाद के बारे में। ये फ़ोन कॉल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का था। तुरंत कमरा लॉक किया गया। ज़ेलेंस्की और उनके करीबी लोग फ़ोन के पास बैठे। दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। फ़ोन रखने के बाद ज़ेलेंस्की ने कहा, बातचीत बहुत बढ़िया रही, हम चीन का स्वागत करते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि जिनपिंग ने रूस और यूक्रेन के बीच सुलह कराने की पेशकश की है। चीन ने इसके लिए पहले भी एक प्लान पेश किया था। रूस उस प्लान पर पहले से राजी है। अब यूक्रेन ने भी चीन की तरफ झुकाव के संकेत दिए हैं और इसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। फरवरी 2022 से अमेरिका यूक्रेन को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सैन्य मदद दे चुका है। आस ये कि यूक्रेन के बहाने यूरोप में उसका दबदबा बना रहेगा, मगर यूक्रेन तो उसके कट्टर विरोधी चीन से रिश्ते बेहतर कर रहा है। ये उसकी साख और उसके प्रभुत्व पर बड़ा बट्टा है। इस विषय पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले जान लेते हैं फ़ोन पर ज़ेलेंस्की और जिनपिंग में क्या बातचीत हुई। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, सरकारों के बीच होने वाली बातचीत हमेशा सीक्रेट होती है। आम स्थिति में उनका वर्ड टू वर्ड रिकॉर्ड बाहर नहीं आता है। जो कुछ मीडिया के सामने आता है उसमें सिर्फ वही जानकारियां मौजूद होती हैं जो संबंधित सरकारें बाहर की दुनिया को बताना चाहती हैं। जिनपिंग और ज़ेलेंस्की के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने आधिकारिक बयान जारी किया। यूक्रेन क्या बोला, ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया, सुनिए। Звичайна суттєва частина розмови – це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовились продовжити наші комунікації. बाद में उन्होंने एक ट्वीट भी किया। चीन के राष्ट्रपति के साथ लंबी और सार्थक बातचीत हुई। मुझे लगता है इस फोन कॉल और चीन में यूक्रेन का राजदूत नियुक्त करने से हमारे रिश्ते बेहतर होंगे। फोन कॉल के थोड़ी देर बाद ही पूर्व मंत्री पाब्लो राबिकिन को चीन में यूक्रेन का राजदूत नियुक्त कर दिया गया। चीन में फरवरी 2021 के बाद से यूक्रेन का फुल टाइम राजदूत नहीं था। जानकारों का मानना है कि हालिया नियुक्ति से डिप्लोमेटिक चैनल्स का दरवाजा खुलेगा। चीन क्या बोला, सरकारी बयान के मुताबिक जिनपिंग ने ज़ेलेंस्की को कहा, हम रूस और यूक्रेन दोनों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। अगर आप राजी हों तो हम अपना विशेष प्रतिनिधि यूक्रेन भेजेंगे। वो सभी पक्षों के साथ मिलकर सारी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इसके लिए राजी हो गया है। चीन ने ये काम ली हुई को सौंपा है। ली हुई 2009 से 2019 तक रूस में चीन के राजदूत रह चुके हैं। जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन शांति और बातचीत के पक्ष में है। हम दूसरों की तरह आग में घी नहीं डालेंगे। शी जिनपिंग का निशाना अमेरिका की तरफ था क्योंकि युद्ध के लिए उसी ने यूक्रेन को उकसाया। वो कहता रहा कि हमला हुआ तो हम बचाने आएंगे और जब हमला हो गया तो वो पीछे हट गया। फिर उसने प्रॉक्सी वॉर लड़ने का फैसला किया, सबसे ज़्यादा हथियार और पैसे दिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यूक्रेन की बजाय अपना हित साधने की कोशिश की। जब कभी सुलह की बात आई उसने कहा कि हम मानवे नहीं करेंगे। चीन के आरोप पर अमेरिका का जवाब आना लाजमी था।
आया भी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन कर्बी की तरफ से बोले फोन कॉल के बारे में जानकर अच्छा लगा, लेकिन इससे शांति आ ही जाएगी या कोई समझौता हो ही जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। यूक्रेन, चीन, अमेरिका हो गए सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, तो बचा रह गया वो कौन? रूस। वो क्या बोला? रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा, इस बातचीत पर हमारी नज़र है। चीन की कोशिश अच्छी है, लेकिन शांति में सबसे बड़ी बाधा यूक्रेन की काल्पनिक मांगे हैं, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, यूक्रेन की डिमांड्स क्या हैं? ज़ेलेंस्की ने नवंबर 2022 में G20 समिट के दौरान अपना पीस प्लान पेश किया था। कुल 10 पॉइंट्स थे। नंबर 1, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, फिलहाल इस पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। नंबर 2, यूक्रेन के अनाज को गरीब देशों तक भेजने की व्यवस्था हो। नंबर 3, रूस के ऊर्जा संसाधनों की कीमतों पर लगाम लगाई जाए, यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में मदद की जाए। नंबर 4, रूस की जेल में बंद युद्ध बंदियों और डिपोर्ट किए गए सभी बच्चों को लौटाया जाए। नंबर 5, हमला बंद हो, रूसी सैनिक वापस लौटें और सीमाओं का फिर से निर्धारण किया जाए। नंबर 6, पर्यावरण और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो। नंबर 7, आगे किसी विवाद को रोकने का इंतजाम हो और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। नंबर 8, यूक्रेन की जमीनों से वापस लौटाई जाए, रूस यूएन चार्टर के हिसाब से इसकी पुष्टि करे। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये सबसे ज़रूरी मांग है, वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 9, रूस पर वॉर क्राइम्स का मुकदमा चलाने के लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाया जाए। नंबर 10, युद्ध में शामिल पक्ष युद्ध पर फुल स्टॉप लगाने के लिए दस्तावेज पर साइन करें। रूस ने ज़ेलेंस्की की इन शर्तों को तुरंत खारिज कर दिया। कहा, हम कोई ज़मीन नहीं लौटाएंगे, यूक्रेन के पास बस एक रास्ता है, वो हमारी शर्तें मान लें, वरना तबाही जारी रहेगी। रूस की 3 बड़ी मांगें हैं। पहली, यूक्रेन की सैन्य क्षमता कम की जाए, उसके पास ऐसे हथियार ना हो जिससे रूस की संप्रभुता पर खतरा आए। दूसरी, यूक्रेन अपनी तटस्थता तय करे, यानी वो यूरोपियन यूनियन या नेटो की सदस्यता लेने का विचार हमेशा के लिए छोड़ दे। और तीसरी, कब्जा के इलाकों पर से यूक्रेन अपना दावा छोड़ दे। इसमें क्रीमिया, सेवस्तोपोल और डोनबास जैसे इलाके शामिल हैं। क्रीमिया और सेवस्तोपोल को रूस ने 2014 में अपना प्रांत घोषित कर दिया था, जबकि डोनबास के इलाकों को उसने सितंबर 2022 में अपनी सीमा में मिला लिया था। यूक्रेन और इंटरनेशनल कम्युनिटी इस कब्जे को अवैध बताते हैं। यूक्रेन साफ कर चुका है कि वो इस शर्त को कतई नहीं मानेगा। सबसे बड़ा पेच वहीं पर फंस रहा है। बाकी शर्तों पर थोड़ा 19-20 संभव है, लेकिन ज़मीन के मसले पर दोनों पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक बात तो जाहिर है, युद्ध की स्थिति में दोनों पक्ष अपना हित सबसे बेहतर जानते हैं और वही उन्हें जचता भी है। दोनों के एक पटरी पर आने की गुंजाइश बहुत कम होती है, इसलिए सुलह के लिए तीसरी पार्टी का सहारा लिया जाता है। रूस यूक्रेन के बीच तीसरी पार्टी कौन हो सकती थी? पहला नाम था यूनाइटेड नेशंस का, लेकिन यूएन में भी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का प्रभुत्व है, इसके चलते उस पर पक्षपाती होने के आरोप लगते हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूएन की प्रासंगिकता भी कम हुई है। रूस ने तो उसके प्रस्तावों को मानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ऐसे में यूएन की शक्ति निंदा करने तक सीमित रह गई। दूसरा नाम आया अमेरिका का, लेकिन अमेरिका तो इस युद्ध में खुद एक पार्टी है। उसी ने यूरोप के ताकतवर देशों को यूक्रेन के पीछे लामबंद किया है। रूस और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी भी हैं, ऐसे में उसकी बात भी नहीं मानी जा सकती थी। इसके अलावा किसी और संस्था या देश के पास युद्ध रुकवाने जैसा रुतबा नहीं था। फिर फरवरी 2023 में एक देश ने खुद से पहल की। उसने कहा कि मैं एक न्यूट्रल फॉर्मूला दे रहा हूं, आप लोग आपस में देख लें। ये देश चीन था। उसने क्या क्या सुझाया था? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, कोल्ड वॉर वाली मानसिकता को खत्म किया जाए, हिंसा पर लगाम लगाई जाए, शांतिपूर्ण बातचीत दोबारा शुरू हो, मानवीय संकट को सुलझाया जाए, आम नागरिकों और युद्धबंदियों की सुरक्षा की जाए, न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स को सेव किया जाए, रणनीतिक जोखिम कम किए जाए, अनाजों के आयात पर लगी रोक हटाई जाए, एक पक्षीय प्रतिबंधों को रोका जाए, इंडस्ट्री और सप्लाई चेन को स्थिर रखा जाए, युद्ध के बाद जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। इसमें कुल 12 पॉइंट्स हैं, इसलिए इसे 12 पॉइंट्स पीस प्लान भी कहा जाता है। रूस ने इस प्लान का स्वागत किया, जबकि पश्चिमी देशों ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। उनकी सबसे बड़ी आपत्ति एक पक्षीय प्रतिबंधों वाले पॉइंट पर थी। उनका कहना था, चीन का इशारा यूक्रेन को दी जा रही मदद की तरफ है। इसके अलावा चीन ने रूसी सैनिकों की वापसी और युद्ध अपराधियों पर भी कुछ नहीं कहा है। ये एक तरफा प्लान है, इस पर अमल करना भूल होगी। हालांकि इस प्लान पर यूक्रेन का कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिखा। उसके पक्ष को पश्चिमी देशों ने हाईजैक कर लिया था। ज़ेलेंस्की बस इतना कह पाए कि चीन का आइडिया बुरा नहीं है, हम कुछ पॉइंट्स पर सहमत हैं, कुछ पर नहीं, लेकिन हमें कथनी से ज़्यादा करनी पर ध्यान देना होगा। ज़ेलेंस्की ने दबी ज़ुबान में ही सही, लेकिन चीन को आजमाने का इशारा कर दिया था। फिर मार्च 2023 में जिनपिंग रूस के दौरे पर गए। वहां उन्होंने पुतिन को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया। अगले चुनाव में उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं भी दी।
पुतिन ने भी उनके पीस प्लान के लिए शुक्रिया कहा। ये दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती का संकेत था। जानकारों का कहना है कि इसमें यूक्रेन को एक अवसर दिखाई दिया, अवसर कि वो युद्ध रोकने में चीन की मदद ले सकता है। इसलिए उसने चीन को अप्रोच करना शुरू किया। ज़ेलेंस्की ने जिनपिंग को किएव आने का न्योता भेजा। फिर अप्रैल में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ईयू की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन चीन गए। वहां उन्होंने जिनपिंग को कहा, आप ज़ेलेंस्की से बात करिए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक तब जिनपिंग ने कहा था, मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं। वो समय 26 अप्रैल को आया जब जिनपिंग ने खुद फोन कर ज़ेलेंस्की से बातचीत की और रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की पहल भी की। यहाँ पर एक पेच फंसता है। चीन ने कभी भी रूस के हमले की निंदा नहीं की है, वो खुलकर रूस के साथ दोस्ती निभा रहा है। पश्चिमी देश चीन पर रूस को हथियारों की सप्लाई के आरोप भी लगाते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर चीन और रूस में इतनी करीबी है तो यूक्रेन उस पर भरोसा क्यों दिखाएगा? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, चीन का बढ़ता रुतबा। पिछले कुछ समय में चीन ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना दायरा बढ़ाया है। अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक उसका प्रभाव बढ़ा है। इन महाद्वीपों में उसके इशारे पर सरकारों की पॉलिसीज बनने बिगड़ने लगी हैं। उसकी एक छवि काबिल नेगोशिएटर की भी बन रही है। मार्च 2023 में चीन के कहने पर 2 कट्टर दुश्मन देशों सऊदी अरब और ईरान ने हाथ मिला लिया। सऊदी अरब एक समय तक अमेरिका का पिछलग्गू हुआ करता था, जबकि ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। सऊदी अरब ईरान की दोस्ती ने एक तरफ अमेरिका की स्थिति कमजोर की, दूसरी तरफ इससे चीन की मध्यस्थ वाली इमेज को मजबूती मिली। नंबर 2, पेंटागन लीक। अप्रैल 2023 की शुरुआत में अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक हुए। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सबसे ज़्यादा फोकस यूक्रेन पर था। इसमें दर्ज था कि मई तक यूक्रेन की हालत कमज़ोर हो जाएगी, वो रूस के हमलों का जवाब देने के काबिल नहीं बचेगा। इसके अलावा कुछ और भी अहम जानकारियाँ थीं जिसका असर पूरे युद्ध पर पड़ सकता था। अमेरिका और यूक्रेन की सरकार ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अंदर खाने में यूक्रेन इससे नाराज चल रहा है। उसका कहना है कि हमने दोस्त समझकर सीक्रेट बताया था, लेकिन वे तो हमसे गद्दारी कर बैठे। नंबर 3, मदद, मगर कब तक? अमेरिका यूक्रेन में लगातार पैसे और हथियार भेज रहा है। उसके पीछे दूसरे पश्चिमी देश भी मदद देने के लिए विवश हैं, लेकिन 14 महीनों के बाद भी युद्ध किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। हाल फिलहाल में इसके किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद भी नहीं है, वो भी उस स्थिति में अगर मदद मिलती रही तो। एक बार मदद बंद हुई तो यूक्रेन के बचने की संभावना खत्म हो जाएगी। ये मदद कभी भी रुक सकती है। यूक्रेन इस सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए उसने दूसरे विकल्पों की तलाश करनी शुरू कर दी है। उसे एक सिरा चीन के तौर पर मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि ये सिरा उसे पार ले जाता है या मझधार में डुबो देता है। अंत में सबसे ज़रूरी सवाल, चीन इतनी दिलचस्पी आखिर दिखा क्यों रहा है? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, महाशक्ति बनने का मौका। वर्ल्ड ऑर्डर में बादशाहत सिर्फ पैसे या विचारधारा या आर्मी के दम पर नहीं मिलती, एक चीज़ पर निर्भर करती है। क्या आप किसी दूसरे देश से अपनी बात मनवा सकते हैं, उसे कन्विंस कर सकते हैं? चीन ऐसा करने में कामयाब हो रहा है। सऊदी अरब, ईरान का उदाहरण हमारे सामने है। हाल ही में उसने इजराइल फ़लस्तीन विवाद में भी मध्यस्थता की पहल की है। अगर वो रूस यूक्रेन का झगड़ा सुलझाने में सफल हुआ तो उसे रूस के ऊपर बढ़त मिल जाएगी। तब उसका एक ही कॉम्पिटिटर बचेगा, वो है अमेरिका। दूसरा कारण ताइवान मसले से जुड़ा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वो किसी भी विधि से उस पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अमेरिका के जवाबी हमले के डर से वो सैन्य कार्रवाई से बचता है। अगर उसने यूक्रेन का मसला सुलझा दिया तो उसे रूस का फुल सपोर्ट हासिल हो जाएगा और तब ताइवान के मसले पर उसके सामने की चुनौतियां कमज़ोर पड़ जाएंगी। इस समय चीन भले ही शांति का आलाप रट रहा हो, लेकिन उसका ऐतिहासिक चरित्र विश्वासघात का रहा है। उदाहरण भरे पड़े हैं। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन के बहाने चीन यूरोप में अपनी दखल बढ़ाना चाहता है। ये उसके विस्तारवाद का एक तरीका है। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ। विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।